कुछ समय पहले की बात है। कुंदनपुर राज्य में एक राजा थे। उनका नाम मानसिंह था। उनके 7 बेटे थे और सातों बेटे बहुत योग्य और गुणवान थे। समय के साथ राजा बूढ़े होते चले गए। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि सातों बेटों में से किसे वो कुंदनपुर का राजा बनाए। रानी, ईश्वर की कृपा से हमारे 7 बेटे हैं और सातों ही बहुत गुणी हैं, सभी योग्य हैं। इस कारण मेरे लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है कि मैं किस बेटे को अपना राज सौंप दूं। महाराज, आपको हमारे कुलगुरु महाराज से मिलना चाहिए। उनके पास इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। अब वही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। आप ठीक कहती हैं महारानी। मैं आज ही कुल गुरु के पास जाता हूँ और उनसे इस समस्या का समाधान लेकर आता हूँ। कैसे हो मानसिंह? आज यहाँ कैसे? राज्य में सब ठीक तो है? प्रणाम गुरुदेव। आज मैं आपके पास एक बड़ी चिंता का विषय लेकर आया हूँ। अब समय आ गया है कि नगर को उसका नया राजा मिले, तो इसमें चिंता कैसी? आपके 7 बेटे हैं, किसी भी योग्य बेटे को आप राजा बना सकते हैं। समस्या यही है साधु महात्मा कि मेरे सातों बेटे बहुत योग्य हैं। उनमें से किसी एक को राजा चुनना बहुत मुश्किल बात है। बेटा शक्ति सिंह बहुत बलशाली है, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंक देता है। दूसरा बेटा समीर सिंह हवा की गति से घोड़े दौड़ाता है। मेरा तीसरा बेटा बादल सिंह तो केवल अपने संगीत से बारिश करवा सकता है। चौथा बेटा विकास सिंह अपनी बुद्धि से नए नए उपकरण बना देता है, जिससे किसानों की बहुत मदद होती है। 5वां बेटा समुद्र सिंह पानी में बहुत देर तक सांस रोक सकता है। वह जाकर पानी से अमूल्य वस्तुएं निकाल लाता है। 6ठा बेटा नेत्र सिंह अंधेरे में भी देख सकता है और उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। 7वां बेटा विवेक सिंह सही निर्णय लेने में माहिर है। वह राज दरबार में भी मेरी बहुत सहायता करता है। आप ही बताइए गुरुदेव, ऐसे में कोई एक कैसे राजा बन सकता है? यह तो बड़ी चिंता का विषय है महाराज। आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। मैं सभी राजकुमारों की परीक्षा लूंगा और निश्चित ही कुछ ही समय में आपको एक योग्य राजा मिल जाएगा। आपने तो मेरे समस्या का समाधान ही कर दिया गुरुदेव। आपकी बहुत बहुत कृपा। इतना कहकर मानसिंह अपने महल वापस लौट आता है। वो अपने सब बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है, मेरा आदेश है कि तुम गुरुकुल के पास जाओ, उनकी खूब मन लगाकर सेवा करो। गुरु का आदेश सबसे बड़ा आदेश होता है। इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चों। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, हम प्राण देकर भी उनके हर आदेश का पालन करेंगे। आओ मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है। हमें बताइए गुरुदेव, हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे कुंदनपुर का राजा बना दिया जाएगा। बताइए गुरुदेव, क्या परीक्षा है? यहाँ से उत्तर दिशा में जाने पर सुमेरगढ़ नाम का एक राज्य है। वहां की राजकुमारी प्रभा बहुत ही सुंदर है। सुमेरगढ़ के राजा निपुंज ने राजकुमारी प्रभा के लिए एक स्वयंवर रखा है। तुम में से जो भी उस स्वयंवर को जीतकर राजकुमारी प्रभा को अपनी रानी बनाएगा, वह कुंदनपुर का राजा बनेगा। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। आपके लिए स्वयंवर की हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार हैं। कुल गुरु के आदेश से सारे भाई सुमेरगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो सुमेरगढ़ पहुंच जाते हैं। राज्य को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। चारों ओर राजकुमारी के स्वयंवर की धूम थी। यह नगर तो बहुत सुंदर है, यहाँ कोई चहल पहल नहीं है। अजीब बात है, यहाँ कोई राजा या राजकुमार तो दिखता ही नहीं। स्वयंवर में तो अलग अलग राज्यों के राजा आते हैं। वे महल पहुंचकर वहाँ के सैनिक से पूछते हैं,
अरे भाई सुनो, क्या राजकुमारी प्रभा का स्वयंवर यहीं पर होगा? स्वयंवर तो हो चुका, बहुत से राजा और राजकुमार आए थे, पर कोई भी हमारे महाराज की शर्त पूरी नहीं कर पाया। हम भी स्वयंवर के लिए आए हैं, क्या तुम हमें राजा के पास ले चलोगे? ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। सैनिक सारे भाइयों को राजा के पास ले जाते हैं। हम स्वयंवर के लिए आए हैं महाराज, बताइए आपकी क्या शर्त है? मेरी पुत्री प्रभा बहुत ही सुयोग्य है और मैं चाहता हूँ कि उसका होने वाला पति भी योग्य हो, इसलिए मैंने इस तरह का वचन लिया है। पर अगर मेरा वचन पूरा नहीं हुआ तो राजकुमारी प्रभा को आजीवन बिना विवाह के रहना होगा। ऐसा मत कहिए महाराज, हम आपकी हर परीक्षा को पार करेंगे और राजकुमारी प्रभा से विवाह करेंगे। हमें आपका ये उत्साह बहुत पसंद आया। कल से आपकी परीक्षा शुरू होगी, आज आप विश्राम कर लीजिए। सुबह का समय हुआ, सभी राजकुमार दरबार में आए। आओ राजकुमारों, आओ, इस स्वयंवर में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम सभी मेरी परीक्षा के लिए तैयार हो? जी महाराज, हम पूरी तरह से अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। इस महल से उत्तरी दिशा की तरफ जाने पर एक भयानक पहाड़ी है, वहां पर एक राक्षस रहता है। तुम्हें उसे पहाड़ी को भयमुक्त करना होगा। राजा की बात सुनकर शक्ति सिंह महल से निकल जाता है। शक्ति सिंह घने जंगलों से होकर आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है एक बहुत बड़ा सा पहाड़ सामने है। आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि एक स्त्री अपना मुंह ढककर भोजन लेकर कहीं जा रही है। इस घने जंगल में ये स्त्री भोजन लेकर कहाँ जा रही है? मुझे इसे रोकना चाहिए। इससे पूछने पर ही पता चलेगा कि मामला क्या है। सुनो स्त्री, सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? राजकुमार को देखते ही वो स्त्री भागने लगती है, लेकिन आखिरकार राजकुमार शक्ति सिंह उसे रोक ही लेता है। यह खाना किसके लिए ले जा रही हो? बताती क्यों नहीं? ये खाना तो मेरे पति के लिए है। पर मैंने तो सुना है कि ऊपर एक भयानक राक्षस है। वो राक्षस कभी मेरे पति हुआ करती थी। एक साधु की शाप के कारण उन्हें राक्षस बनना पड़ा। मुझे सारी कहानी बताओ। बहुत साल पहले मेरे पति एक पहलवान थे। उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड था। एक दिन हमारे द्वार पर एक साधु आया। साधु के सामने मेरे पति अपनी प्रशंसा करने लगे। साधु, क्या तुम जानते हो मैं बड़े बड़े पत्थर यूं ही उठाकर फेंक सकता हूँ? है कोई जो यह काम करे? किसी को भी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, इससे हमारा बल कमजोर हो जाता है। साधु की बात सुनकर पहलवान को गुस्सा आ गया। तो तुम ये कह रहे हो कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और भी कोई है? और उसने साधु को एक धक्का मारकर गिरा दिया। निश्चित ही तुम्हारा बल किसी राक्षस जैसा है, पर उससे भी ज्यादा तुम्हारी बुद्धि एक राक्षस की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सच में एक राक्षस बन जाओ। तुम्हारे पति को ठीक कैसे किया जा सकता है? मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने कहा था कि एक दिन एक राजकुमार आएगा जो बिना डरे राक्षस का सामना करेगा और उसे अपने हाथ से छूकर शाप मुक्त करेगा। राजकुमार और स्त्री दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो देखते हैं कि एक छोटा सा घर है जिसमें राक्षस रहता है। राक्षस, बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। राजकुमार के ऐसे कहते ही राक्षस बाहर आता है और वो बहुत गुस्से में होता है। किसने मेरी नींद खराब की? मैं उसके प्राण ले लूंगा। इस पर राजकुमार उसे छूता है और उसे छूते ही राक्षस पहले जैसा मनुष्य बन जाता है। दोनों पति पत्नी राजकुमार का धन्यवाद देते हैं। शक्ति सिंह अपने काम में सफल होकर वापस महल की तरफ चल देता है। अब अगले राजकुमार की बारी थी। राजा राजकुमार समीर सिंह को एक कमरे में ले जाता है। समीर सिंह देखता है कि रानी बहुत बीमार है। महारानी को क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े वैद्य आकर चले गए, कोई ठीक नहीं कर पाया।
आप मुझे बताइए कि मैं इन्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ। यहाँ से पूर्व दिशा में जाने पर एक जंगल पड़ेगा जिसमें बहुत सी मुश्किलों से मिलने वाला नील कमल का फूल है, जिसकी बनाई हुई दवाई से महारानी ठीक हो सकती हैं। यह फूल सिर्फ रात में उगता है और सुबह की पहली किरण पड़ते ही गायब हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं उस फूल को जल्द से जल्द लाकर आपके चरणों पर रख दूंगा। सावधान रहना, वह जंगल बहुत खतरनाक है। राजकुमार अपने सबसे तेज घोड़े के साथ उस जंगल के लिए निकल जाता है। वो रात तक वहां पहुंच जाता है। जंगल में जाते जाते उसका घोड़ा थक जाता है, इसीलिए वो पैदल ही फूल ढूंढने निकल जाता है। चारों ओर भयानक आवाजें आ रही थी, लेकिन राजकुमार समीर बिल्कुल भी नहीं डरता। अंत में वो उस तालाब के पास पहुंचता है, जहां पर बहुत सुंदर नीलकमल का फूल था। राजकुमार जैसे ही फूल लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी तालाब से आवाज आती है, अगर नीलकमल चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर गलत जवाब हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। वह क्या है? खो जाए तो फिर नहीं आता, बिना इसके जीवन अधूरा रह जाता। ध्यान न दो तो चला जाता, रखो संभाल के तो सुख दे जाता। ऐसी चीज तो स्वास्थ्य है, अगर उसे संभाल के रखो तो वह सुख दे जाती है, पर ध्यान नहीं देने पर वह बिगड़ने लगती है। राजकुमार के इतना कहते ही तालाब शांत हो जाता है और राजकुमार फूल ले लेता है। आधी रात बीत चुकी थी। वो अपने घोड़े को तेजी से भागते हुए महल की तरफ ले आता है। राजा नीलकमल को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसे फूल से रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हारे कारण महारानी बिल्कुल ठीक हो गई। तुम अपने काम में सफल हुए राजकुमार समीर। अब अगले राजकुमार बादल सिंह की बारी होती है। दूर दक्षिण देश सुखपुर का राजा मेरा मित्र है, पर सुखपुर में कई सालों से बारिश नहीं हुई है। तुम्हें अपने संगीत से वहां बारिश करवानी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे संगीत से सूखे सूखे पेड़ में भी जान आ जाती है। वो सुखपुर के राजमहल में पहुंचता है। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मुझे आपके मित्र सुमेरगढ़ के राजा ने भेजा है। हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, हमें बताइए। मुझे अपने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर ले चलिए। मेरा संगीत सुनकर बादल उमड़ आएंगे और बारिश होगी। राजा बादल सिंह को अपने नगर की सबसे ऊंची स्थान पर ले जाता है। बादल सिंह वहां बैठ जाता है और अपना गाना शुरू करता है। वो पूरा दिन और पूरी रात गाना गाता रहता है। नगर के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और कई लोग हंसते भी हैं। बड़ा ऐसा भी होता है क्या? संगीत से भी बारिश होती है? लगता है यह राजकुमार पागल हो गया। मुझे तो इसका गाना सुनकर कानों में दर्द हो रहा है। पर अगली सुबह घने काले बादल नगर पर उमड़ आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। हम आपको कैसे धन्यवाद करें? आपने तो हमारे सुखपुर को दोबारा सुखी कर दिया। यह तो आपका विश्वास है महाराज। मैं तो सिर्फ गाना गाता हूँ, बाकी मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। बादल सिंह सफल होकर सुमेरगढ़ की ओर लौटने लगता है। अब चौथे राजकुमार विकास सिंह की बारी होती है। दो डाकुओं ने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा है। वे जंगल के रास्ते पर छुपे रहते हैं और वहां से आने जाने वालों को लूट लेते हैं। तुम्हें उन्हें पकड़कर हमारे सामने लाना होगा। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर डाकुओं को पकड़ लूंगा। राजकुमार एक मिट्टी का घड़ा मंगवाता है और उसे पीले रंग से रंगवा देता है।
राजकुमार एक सैनिक को अपने साथ लेकर जंगल में उसी रास्ते से गुजरने की योजना बनाते हैं जहाँ पर वो डाकू बैठे होते हैं। देखो, इनके पास एक घड़ा दिखाई दे रहा है। लगता है ये सोने का है। हमें इनका पीछा करना चाहिए। वो राजकुमार के पीछे पीछे तक काफी दूर तक आ जाते हैं। हाँ, यह अच्छी जगह है। अपना सोने का घड़ा यहीं पर छुपा देता हूँ। राजकुमार ये बात बहुत तेज से कहते हैं ताकि डाकू ये सुन सके। सैनिक, लेकिन हमारे पास फावड़ा नहीं है। एक काम करते हैं, सोने का घड़ा यहीं पर रख देते हैं और चलो फावड़ा लेकर आते हैं। राजकुमार और सैनिक दोनों पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वो दूर से डाकुओं को देखने लगते हैं। यह अच्छा मौका है। वह धनवान व्यक्ति और उसका सेवक दोनों यहाँ पर नहीं है। चलो हम जल्दी से यह घड़ा उठाते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं। जैसे ही दोनों डाकू घड़े को उठाने जाते हैं तभी ऊपर से जाल गिरता है और राजा के सैनिक आ जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों पकड़े ही गए। कितने दिनों से तुम हमें चकमा दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी की बुद्धिमत्ता ने तुम्हें हरा ही दिया। तो यह तुम्हारा और राजा का षड्यंत्र था। एक बात याद रखना, डाकू कभी हारते नहीं हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे राजा को सबको चकमा देकर यहाँ से भाग जाएंगे। सैनिकों, इन्हें जल्द से जल्द राजा के पास लेकर चलो। इन्होंने राहगीरों को लूटकर बहुत गलत किया है। अब तो तुम्हें राजा ही दंड देंगे। पांचवा भाई समुद्र सिंह अब परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। मेरे सैनिक तुम्हें एक गहरे तालाब की ओर लेकर जाएंगे। उसमें एक बहुत ही अनोखा लाल मोती है, पर उसकी सुरक्षा करने वाला एक भयानक जल राक्षस है। आप जैसा आदेश करें महाराज। जब रात में राक्षस सोने चले जाता है तब राजकुमार समुद्र सिंह उठता है और मोती ढूंढना शुरू करता है। उसे लाल मोती मिलता है और एक अंडा भी मिलता है। मोती के अपनी जगह से हटते ही राक्षस जाग जाता है। अंडा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत सारे लोगों को पानी में फंसाकर मार दिया है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर वो एक तलवार से राक्षस पर हमला कर देता है, पर राक्षस को कुछ नहीं होता। मैं अमर हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। इतना कहकर वो जोर से समुद्र सिंह पर हमला करता है, जिससे मोती उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। जरूर इस अंडे में ही इसके प्राण है। समुद्र सिंह बड़ी मुश्किल से उठता है और अंडे को अपनी तलवार से तोड़ देता है, जिससे वो फूट जाता है और तभी राक्षस की मृत्यु हो जाती है। समुद्र सिंह मोती को लेकर महल की ओर चल पड़ता है। राजा अगले राजकुमार नेत्र सिंह से कहता है, आजकल महल में बहुत चोरियां हो रही हैं और इसके दोषी आज तक नहीं पकड़े गए। तुम्हें उन्हें पकड़कर मेरे सामने पेश करना होगा। अगली रात नेत्र सिंह राजमहल के अंदर छुप जाता है। वो अपने आसपास के सारे दिए बुझाकर पूरा अंधेरा कर देता है। वो बहुत देर इंतजार करता है। देखता हूँ कौन है जो राजमहल में चोरी करके बच जाता है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जरूर सैनिक दिए जलाना भूल गए होंगे। नेत्र सिंह छुपकर उन्हें देख रहा होता है। मुंह ढक होने के कारण वो उनके चेहरे नहीं देख पाता, पर उनके कपड़े बिल्कुल राज दरबार के लोगों के जैसे होते हैं। अगले दिन नेत्र सिंह राजा के पास पहुंचता है। मैंने चोरों का पता लगाया है महाराज। तो बताओ नेत्र सिंह, कौन है वो चोर? मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है महाराज। वो कोई और नहीं, आपके महल का ही कोई है। और ऐसा कहते कहते
वो दरबार के सभी लोगों को ध्यान से देखता है। तभी वो देखता है कि 2 मंत्रियों के पसीने छूट रहे होते हैं। वो समझ जाता है मंत्री भी अब ये बात समझ चुके थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम आज के बाद जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। राजा नेत्र सिंह पर खुश होता है और दोनों मंत्रियों को जेल में डलवा देता है। राजा छोटे राजकुमार विवेक सिंह को एक तांबे का बर्तन देता है और कहता है, इसे ऐसे किसी व्यक्ति को देना है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विवेक सिंह उस बर्तन को लेकर नगर में घूमने निकलता है। तभी घूमते घूमते वो देखता है कि एक किसान को सेठ बुरी तरह डांट रहा है। अरे, जब पैसे वापस ही नहीं करने थे तो ले आई क्यों? अब पैसे वापस मांगने पर तुझे तकलीफ हो रही है? सब कुछ तो ले लिया आपने, अब क्या बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे? विवेक सिंह ये झगड़ा देखता है और सोचता है कि इनका झगड़ा कैसे सुलझाए। तभी उसे एक तरकीब आती है। सेठ जी, आपके कपड़े पर यह दाग कैसा लगा है? कैसा दाग? कैसा दाग? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। विवेक सिंह इसका फायदा उठाकर तांबे का बर्तन किसान को दे देता है। सभी सेठ वापस आ जाता है। तुमने तो कहा था कि दाग लगा है, इसमें तो कोई दाग नहीं है। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, लगता है मुझे शायद भ्रम हुआ था। सेठ जी, आपको मेरे बर्तन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तांबे का बर्तन है, इसे लेकर आपका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। इस तरह विवेक सिंह दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करवा देता है। किसान उसका बहुत धन्यवाद करता है। विवेक सिंह अपने काम में सफल होकर लौटता है। वो जाकर राजा को सारी बात बताता है। सारे राजकुमार अपनी परीक्षा में सफल होते हैं। उन्हें देखकर राजा खुश तो होता है, पर साथ साथ चिंतित भी होता है। आप सब ने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी एक साथ 7 राजकुमारों से कैसे कर सकता हूँ? तभी वहाँ राजकुमारों के कुलगुरु और राजा मान सिंह पहुँचते हैं। सारे राजकुमार उन्हें प्रणाम करते हैं। महाराज, सारे राजकुमार एक से बढ़कर एक हैं और कोई किसी से कम नहीं है, और आप अपने वचन से बंधे हैं। इसलिए मेरा परामर्श है कि आप राजकुमारी का विवाह 7 राजकुमारों के साथ कर दीजिए। यह कैसे संभव है साधु महाराज? राजकुमारी का विवाह सब राजकुमारों के साथ होगा, पर वह एक राजकुमार के साथ 1 साल तक रहेंगी। इस बात पर सब राजकुमार भी मान जाते हैं। अब मेरी समस्या का समाधान कीजिए गुरुदेव। इनमें से राजा कौन बनेगा? कौन ऐसा योग्य है जो राज सिंहासन संभालेगा? राजकुमारी जिसके भी साथ रहेंगी वह राजा बन जाएगा, यानी कि हर राजकुमार 1 साल के लिए राजा बना रहेगा। इस बात पर सब राजकुमार भी मान जाते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। राजा बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह 7 राजकुमारों के साथ करता है और फिर सब अपने देश लौट आते हैं। शक्ति सिंह का राज्याभिषेक होता है और बाकी भाई उसे देखकर बहुत खुश होते हैं।